हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में रहता है। ये एक चैप्टर है। तो ये चैप्टर में मेन बात, ये जो चैप्टर है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर से मीन्स आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, जो कि मीन्स थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क वगैरह के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें ये चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, किरचॉफ्स लॉ वगैरह। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। उससे पहले हम लोग ये बोलेंगे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। मैं गारंटी देता हूँ आपको, मतलब कि वीडियो के देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें बताया गया है देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखिए दो बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल अलग, मान इसका पोटेंशियल 5 है और इसका पोटेंशियल 10 है। तो इसमें मीन होता क्या है, इसमें मेन बात चार्ज को जो होता है वो, अगर मान लो मीन्स में कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं कंडक्टिंग वायर से, तो चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। ये तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों में इक्वल नहीं हो जाए, ठीक है, दोनों का जो पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। और यही जो फ्लो ऑफ, जिसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है कंडक्टर में, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसमें फिर और दिया हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया held perpendicular to the direction of flow of charge is defined as the, उसमें डिफाइन का amount of charge flow across the area per unit time, कितना चार्ज है ना टाइम के साथ फ्लो किया गया है। तो देखिए मान के देखिए, इसका मतलब एग्जांपल में जैसे कि डेल्टा क्यू जो एक चार्ज है वो टाइम टी से टी प्लस तक फ्लो किया गया है। देन द करंट आई एट द टाइम, तो आई जो होगा टी के साथ, वो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको हम लोग पढ़ते टी टेंस टू जीरो, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इन करेंट इन स्टेडी दैट इज द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज का जो रेशियो का फ्लो होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। इसे हम लोग ये देखें, तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम, ये फार्मूला याद रखिएगा। क्यू क्या है, वेयर क्यू इज द चार्ज डेट फ्लो अक्रॉस द टाइम इन टी, क्यू एक चार्ज है जो कि मतलब टाइम के साथ फ्लो होता है। और एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है। एक कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड। अगर हम देखिए इसका फॉर्मूला, एक कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, एक कूलम ऑफ चार्ज एक एरिया को क्रॉस करता है 1 सेकेंड में, तो करंट जो होगा वो 1 एम्पियर होगा, ठीक है। देखिए चार्ज जैसे कि इसका देखिए, हम लोग का देखते हैं, चार्ज जो होगा एक कूलम ऑफ चार्ज है, 1 सेकेंड के साथ फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर इस फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। देखिए 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड पे माइनस, ठीक है। अब देखते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का एक सीधा सीधा डेफिनेशन है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड। ये बेसिकली टेंथ में दिया हुआ था, टेंथ के चैप्टर में फिजिक्स में दिया हुआ था, मतलब कि ये मतलब कि टेंथ में हम लोग पढ़े थे, तो उसी से मैं थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई रहता है। इसमें वही दिया होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो प्रोपोर्शनल रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। कोई भी प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन, इसमें क्या प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज, इसमें फिजिकल कंडीशन वगैरह अनचेंज, जो इसका फॉर्मूला होता है आई जो होता है, इसे फॉर्मूला ही ओम्स लॉ में, आई जो होता है करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के, और इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी साइन जो हटता है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, जो देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, तो 1/r लिखाता है, तो आई इक्वल टू 1/r वी हो जाएगा। तो आई इक्वल टू आई हम लोग का यहाँ रह जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को वी आई यहाँ रह गया और आर वी मतलब उधर भेज देते हैं, जैसे कि देखिए वी इक्वल टू आई आर हो जाएगा हम लोग का। देखिए फिर से हम बताते हैं आपको, देखिए आई प्रोपोर्शनलिटी हटा, तो हम लोग को आई की जगह हम लोग लिखे थे, ये आई प्रोपोर्शनलिटी हटा तो आई की जगह 1/r लिखे हम लोग, और ये वी, ठीक है। तो ये आर उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, वी इक्वल टू आई आर, ऐसे हम लोग का फार्मूला आया, ठीक है। द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आर,
प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हम लोग आर बोलते हैं, इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आर को हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी बोलते हैं। इस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसका वैल्यू जो होता है वोल्टेज के इंडिपेंडेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, एंड आई बट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। और वोल्टेज और करंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, पर वो है ना नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड, मतलब कंडक्टर किसका, सिलिकॉन का है, कॉपर का है, आयरन का, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एंड फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, उसका लेंथ, उसका एरिया और क्रॉस सेक्शनल फिजिकल टेम्परेचर में डिपेंड करता है ये सब। ओम्स लॉ को हम लोग और भी एक्सप्रेस करते हैं V बाई आई इक्वल टू आर। देखिए इसका डायग्राम बनता है, ग्राफ बनता है V और I का, और ये कांस्टेंट जा रहा है हम लोग का। अब हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मतलब कि रेजिस्टेंस वही हो गया जो कि मीन्स आपको करंट को रोकता है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है उसको मतलब कि फ्लो होने नहीं देगा, मीन्स करंट फ्लो होने की क्षमता को कम कर देता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस मीन्स क्या? जो कि करंट को फ्लो होने से रोके। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, सो इट मीन्स करंट को फ्लो को रोकता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। द मोर द रेजिस्टेंस द लेस इन द करंट आई फ्लो और द गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, मीन जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो होगा। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू। वही रेजिस्टेंस का भी हो गया V R इक्वल टू V बाई आई, वही V इक्वल टू आई आर जो होता है एक अच्छा फार्मूला है जिससे हम लोग को सारा फार्मूला आता है। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो ओम होता है। ये बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का 1 वोल्ट है और करंट हम लोग का 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस हम लोग का 1 एम्पियर होगा। ये देखिए। अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? फिगर में देखिए दिया हुआ है, एक बैटरी इसमें लगाया गया है, और देखिए ये एक बैटरी लगाया गया है, ये एक वोल्ट मीटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक एम मीटर है। ठीक है। इतना चीज़ हम लोग इसमें लगा दिए, जिसमें एम मीटर जो होता है, एम मीटर इसको हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। अगर हम लोग इसको मतलब वोल्ट मीटर को सीरीज़ में लगा देंगे तो ये बहुत ही नॉनसेंस वाला बात हो गया, जैसे कि मतलब कि हम लोग का सर्किट शॉर्ट कर जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है। ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सारा, मतलब कि एक मिस्टेक हो जाता है, ये सब हमें नहीं लगाना चाहिए। मीन्स इससे मतलब कि सर्किट हम लोग काम नहीं करे, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम एम मीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, एम मीटर, और वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। इसे लगाने के बाद हम फिर उसके बाद वोल्ट मीटर का और एम मीटर का हम लोग रीडिंग देखेंगे, जिसके कारण हम लोग रेजिस्टेंस का वायर के बारे में हमको पता चल जाएगा। अब रेजिस्टेंस का क्या क्या फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है? तो कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कांस्टेंट टेम्परेचर में रेजिस्टेंस बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ पे जो है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है। द रेजिस्टेंस R इज ए यूनिफॉर्म कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। देखिए R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और नेचर ऑफ मटेरियल, the resistance of a conductor also depend on the nature of the material. For example, the resistance of nichrome wire is x times than the copper wire of equal length and area of cross section combine the factor of the। वही नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है, कॉपर वायर का थोड़ा कम रहता है, यही बारे में है। तो इसी के लिए हम लोग मतलब कि सारा फार्मूला को हम लोग मिक्स कर दिया। तो एक ऐसा है, रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया, एरिया पे इन्वर्सली किया, और ये प्रोपोर्शनली हट के ये जो साइन रहता है इसको हम लोग रो बोलते हैं, ये जो साइन लगता है। ठीक है। वेयर P इज द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं मटेरियल का और कंडक्टर का। इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर एंड ऑन द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट इट इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और शेप। ये मतलब टेम्परेचर, प्रेशर सब पे डिपेंड करता है, पर ये साइज और शेप पे डिपेंडेंट नहीं है। और आज का ये जो हम लोग का मेन टॉपिक है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। किरचॉफ्स का पहला लॉ और इसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। तो इसमें आप लोग मतलब कि ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी सर्किट में जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का, जंक्शन में 0 होगा। ठीक है। मतलब कि करंट में मतलब कि जंक्शन में जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है उसका हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेशन निकालेंगे, सिग्मा आई इक्वल टू 0 होगा। देखिए इसका मतलब कि देखिए ये है एक रेजिस्टेंस है, ऐसे करके एक रेजिस्टेंस है, मान के यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ से जा रहा है।
अगर यहाँ 5 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ 5 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ 3 एम्पेयर आ रहा है, तो यहाँ से कितना एम्पेयर निकलेगा, ये 5 + 5 10 और 3 13, तो यहाँ से हम लोग का 13 एम्पेयर निकलेगा करंट। ठीक है, इसका और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एक जंक्शन है और एक जंक्शन बना देते हैं, जंक्शन है, यहाँ से करंट आ रहा है 5 एम्पेयर। ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है 2 एम्पेयर, यहाँ से करंट जा रहा है 1 एम्पेयर। ठीक है, फिर यहाँ से करंट 1 एम्पेयर, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, तो सीधा सा बात है, हम लोग है ना, इनकमिंग करंट कितना है, हम लोग का इनकमिंग करंट आ रहा है हम लोग का 5 एम्पेयर। ठीक है, आउटगोइंग हम लोग का करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पेयर, एक 3 एम्पेयर, 2 3 और एक 4 जा रहा है, तो मीन्स यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि अलजेब्रिक सम हम लोग का कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यह देखिए हम लोग का डायग्राम में जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ से करंट हम लोग का जा रहा है, ऊपर वाला में जा रहा है, फिर यहाँ से भी आउटगोइंग करंट है, ये इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है। तो जो करंट जंक्शन में आता है, मीन्स जो करंट जंक्शन में आ रहा है, देखिए मीन्स I1 आ रहा है, तो I1 को हम लोग प्लस I1 लेंगे, I1 हम लोग को प्लस में लेंगे, I4 जा रहा है तो I4 को माइनस I4 लेंगे। अब देखिए ऐसे आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया। जो करंट मतलब कि जंक्शन में आ रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जो करंट जंक्शन से जा रहा है उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, और ये बीच वाला जो पॉइंट जे है उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इस फिगर में हम लोग जंक्शन जे इज अ सर्किट वेयर 4 करंट मीट, इसमें 4 करंट आ रहा है, द करंट I1 एंड I2 फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, मतलब 2 करंट I1 एंड I2 जंक्शन पे आ रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, और I3 और I4 जंक्शन से जा रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, फ्लोइंग अवे द जंक्शन नेगेटिव लेंगे, तो सिग्मा I = 0 हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए वहीं पर लिया I1 + I2, दोनों मतलब कि करंट आ रहा था जंक्शन में, इसीलिए I1 और I2 पॉजिटिव लिए थे, और I3 I4 जंक्शन से जा रहा था, आउटगोइंग करंट था, इसीलिए हम लोग इसको माइनस में लिए, और सारा का सम 0 होगा। इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट, मीन जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ, फर्स्ट लॉ को हम लोग KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी, और सेकेंड लॉ को हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ को। अब देखिए अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी 0। उसमें करंट के बात किए थे, इसमें हम लोग पोटेंशियल का बात करेंगे। कोई भी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल का जो सम होगा वो 0 होगा, और उसका EMF का कोई भी लूप में वो मतलब कि वो बराबर होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट और उसका रेजिस्टेंस के, उसका है ना, रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो उसका EMF के लूप के सम ऑफ EMF के बराबर होगा। इसका जैसे कि मैथमेटिकली फार्मूला दिया हुआ है, ये देखिए पोटेंशियल के बारे में, और उसका जो सम ऑफ EMF होगा वो सम और प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस के बराबर होगा। इसका साइन कन्वर्शन दिया हुआ है। वी कैन टेक एनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज द डायरेक्शन ट्रांसवर्सल। हम लोग क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। और सेल का जो EMF होता है, ठीक है, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे अगर ट्रांसवर्सल जो हम लोग डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ पे होगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे। मीन्स ये देखिए, मीन्स ये हम लोग का वोल्टेज है, हम लोग नेगेटिव मतलब जो छोटा साइड होता है वो नेगेटिव बोलता है, ये होता है पॉजिटिव। अगर हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हम लोग EMF लेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे जाते हैं तो हम EMF जो लेंगे माइनस में लेंगे, मीन्स माइनस में लेंगे। समझ में आया? अब देखते हैं वेट स्टोन ब्रिज, ये हम लोग का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो वेट स्टोन ब्रिज में मीन्स 4 रेजिस्टेंस होते हैं, P, Q, R एंड S। सारा को हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं ABCD, और इसमें एक बैटरी लगाते हैं, ठीक है, ऑफ EMF, ठीक है, एक बैटरी लगाते हैं जिसमें कि EMF कनेक्ट करते हैं पॉइंट A और C के बीच में, एंड एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर भी लगाते हैं B और D के बीच में, जो कि फिगर में दिया हुआ है। नीचे हम लोग फिगर दिखाते हैं आपको, और जब देखिए फिगर, इसमें मीन्स 4 पॉइंट एक क्वाड्रिलेटर बना दिए हैं, ये क्वाड्रिलेटर बना दिए हम लोग, देखिए ऐसे करके क्वाड्रिलेटर बना दिए हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये एक 4 रेजिस्टेंस है। B और C के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं, ठीक है। Let S be the resistance to be measured. The resistance R is so adjusted that there is no deflection in the galvanometer. यहाँ देखिए S, हम लोग को S का वैल्यू निकालना है, S में रेजिस्टेंस है,
तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को इस तरह से मेजर कर लेते हैं। देखिए आर, पी और क्यू का हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग को आर को हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि है ना गैल्वेनोमीटर में कोई भी तरह का भी डिफ्लेक्शन नहीं हो। द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज जीरो। ब्रिज तभी बैलेंस कहलाएगा जब हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जीरो होगा, ठीक है। सो दैट देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, करंट गैल्वेनोमीटर में जीरो हो इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज। तो बैलेंस का अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में तो हम लोग उसका वैल्यू आएगा पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। अब देखते हैं अननोन रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग का रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है पी और क्यू का और हम लोग को आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम वेट स्टोन ब्रिज के द्वारा हम लोग अननोन रेजिस्टेंस जो हम लोग का एस है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट इज वाई द आर्म कंटेनिंग द रेजिस्टेंस पी एंड क्यू आर कॉल्ड रेशियो आर्म। इसलिए हम लोग पी और क्यू को हम लोग रेशियो आर्म भी बोलते हैं। और जो आर्म जो एडी में कंटेनिंग रहता है, एडी में जो आर रहता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड आर्म बोलते हैं। और जो सीडी में कंटेनिंग रहता है उसको एस, उसको हम लोग अननोन आर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन दिया हुआ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ के द्वारा, फर्स्ट लॉ के अनुसार द करंट थ्रू वेरियस ब्रांचेस आर शोन इन फिगर। अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू द लूप ए बी डी ए। देखिए ए इस लूप में हम लोग लगाएंगे। देखिए ये जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे, इसमें हम लोग करंट किरचॉफ लॉ लगाएंगे। देखिए I1 जा रहा है, IG इधर है, मतलब मीन्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। देखिए किरचॉफ का सेकंड लॉ हम लोग लगाते हैं I1P मीन्स I1 करंट फ्लो हो रहा है A से B की ओर में, और P वहाँ का रेजिस्टेंस है तो P उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर B से D में हम देखेंगे तो IG और फिर G वहाँ का गैल्वेनोमीटर, तो G मल्टीप्लाई होगा IG। और फिर इधर से हम लोग देखेंगे करंट हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम लोग करंट को लेंगे माइनस में, -I2R। अगर हम लोग जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो इसका वैल्यू हम लोग जीरो आएगा। वेयर G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, G जो होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। फिर से हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे BCDB में, मीन्स हम लोग इसमें अप्लाई कर दिए थे, अब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा तो I1 माइनस IG, देखिए यहाँ पर दिया हुआ I1 माइनस IG मल्टीप्लाई बाई Q, फिर नीचे C से D में जाएंगे तो I2, फिर माइनस में लेंगे -I2 प्लस IG मल्टीप्लाई बाई S, फिर लास्ट में हम लेंगे हम लोग इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो G मल्टीप्लाई बाई IG ये जीरो। अब हम लोग बैलेंस कंडीशन में देखेंगे IG का वैल्यू हम लोग क्या कर रखेंगे जीरो, क्योंकि ब्रिज हम लोग का बैलेंस कंडीशन में है, इक्वेशन में पढ़े थे। तो IG का वैल्यू हम लोग को जीरो रख देंगे, पुट कर देंगे तो हम लोग का ये इक्वेशन आएगा। देखिए IG का वैल्यू हम लोग यहाँ जीरो कर देंगे तो ये तो पूरा हम लोग का जीरो हो जाएगा। तो हम लोग का ये इक्वेशन निकला, ठीक है। और ये दोनों बराबर हो गया। फिर हम लोग तो ये जब बराबर हो गया तो इस इक्वेशन में भी हम लोग IG का वैल्यू जीरो रखेंगे। देखिए ये भी जीरो हो जाएगा तो हम लोग का एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगा। तो ये दूसरा हम लोग का दो को इक्वेशन हो गया। हम लोग दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर I1 कट जाएगा, इधर I2 कट जाएगा, तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस आ गया। तो ये हम लोग का बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज प्रूव हो गया। और हम लोग है ना वेट स्टोन ब्रिज का एडवांटेज देखेंगे तो इसका द ब्रिज मेथड हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारा इसका एडवांटेज है। इट इज़ अ नल मेथड है ये। हैंस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर डू नॉट अफेक्ट द नल पॉइंट। ये नल पॉइंट को अफेक्ट नहीं करता है। यही सब है, तो ये पढ़ लीजिएगा खुद से, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इस चैप्टर को हम क्वेश्चन बैंक से भी सॉल्व करें तो कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और हो सके तो हम लोग लॉकडाउन के बाद हम लोग बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे। तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को।